नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था को, कैसे भारत का फेडरल सिस्टम काम करता है, कैसे शक्तियों का बंटवारा है और संघवाद की जो कुछ मूल अवधारणाएं हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्यों भारतीय संघवाद को इस तरह बनाया गया है कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है और राज्यों के पास कम शक्ति है। विश्व के कुछ उदाहरणों से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमको संविधान की जो संघीय व्यवस्था दिखती है वह व्यवस्था कैसे दिखती है, और जो एकात्मक व्यवस्था है संविधान की जिसमें शक्तियां ज्यादा केंद्र की तरफ हमको दिखती हैं, वह व्यवस्था किस प्रकार है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रीलिम्स टारगेट बैच में। सबसे पहले हमको देखना होगा कि संघवाद है क्या। हम कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एक देश होता है सोवियत संघ, जिसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे देशों का यह संघ है और यह संघ एक महाशक्ति था, बहुत ताकतवर था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1989 के बाद यह जो देश था या जो यह संघ था, यह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वहीं इसमें से कुछ देश ऐसे होते हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह था जो किसी समय काल में अंग्रेजों की कॉलोनी थी। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं इसमें जो अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं थे, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अंग्रेजों की कॉलोनी तो थे पर राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं है। तो दो चीजें हम देख रहे हैं, एक तरफ एक संघ टूट रहा है, दूसरी तरफ दूसरा संघ बन रहा है। तो क्या कारण है कि एक संघ टूटा है और दूसरा संघ बना है? और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है वेस्ट इंडीज का। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, वहीं से मैंने इनको उठाया है। और एनसीईआरटी अपने आप में क्यों आवश्यक है या क्यों वह सबसे अच्छी किताब है तैयारी के लिए, वह आप इन एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। जो मूल बात है किसी भी तथ्य की, उसको बहुत आसान भाषा में, बहुत डिटेल वेज में आपको समझा देता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ही ये कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसमें बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के संघवाद की। भारत की तरह ही वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों का यहाँ शासन था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ या फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। यहाँ क्या व्यवस्था थी? जो केंद्र की सरकार थी वह सरकार कमजोर थी, और जो संघीय इकाइयां थी या जो राज्य थे वह अधिक स्वतंत्र थे। इससे क्या हुआ? इन राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई, और उस प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में ही इस संघ को भंग कर दिया गया। भारत जैसा ही देश है और लगभग उसी समय काल में यह आजाद हुआ। और यहाँ व्यवस्था क्या थी? जो केंद्रीय सरकार थी वह सरकार कमजोर थी, जो प्रांतीय सरकार थी वह सरकार ज्यादा ताकतवर थी। इससे क्या हुआ? अंततः यह संघ टूट गया। बाद में फिर से कोशिश हुई। 1973 में एक संधि हुई, शिगु आरामस संधि। इस संधि के द्वारा जो स्वतंत्र प्रायद्वीप थे उन्होंने एक साझी संसद बनाई, मतलब सबकी मिलीजुली एक संसद। एक सर्वोच्च न्यायालय बनवाया, एक मुद्रा बनवाई, और कैरेबियन समुदाय के नाम से एक साझा बाजार की व्यवस्था भी स्थापित की। तो हमने देखा कि वेस्ट इंडीज जो भारत के टाइम फ्रेम में ही लगभग आजाद हुआ था, केंद्र की जो सरकार थी वह सरकार कमजोर थी, राज्य की जो सरकार थी वह सरकार ज्यादा ताकतवर थी। संघ टूट जाता है, लेकिन बाद में जब शक्तियों का ठीक से बंटवारा होता है तो 1973 में यह फिर से एक समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें नाइजीरिया का। नाइजीरिया पहले दो हिस्सों में हमें मिलता है, एक उत्तरी नाइजीरिया, दूसरा दक्षिणी नाइजीरिया। और यहाँ पर भी ब्रिटेन का शासन था। कब तक? 1914 तक। 1950 में एक सम्मेलन हुआ, इबादान संवैधानिक सम्मेलन। यहाँ पे नाइजीरिया के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक संघीय संविधान बनाया जाएगा। नाइजीरिया में तीन बड़ी जातियां हमको दिखती है, एक एरुबा, दूसरी एबो और तीसरी हौसा फुलानी। और इनके जो नियंत्रण के हिस्से भी थे वह भी अलग अलग थे। एक जगह पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में दूसरी जगह, और उत्तरी क्षेत्र में तीसरी जगह। तो तीन अलग अलग शक्तियां हैं, तीनों का अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण है। जब इनको संघीय व्यवस्था में बनाए जाने का निर्णय लिया गया तो यह जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, या हम कहें कि यह जो तीनों शक्तियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र पर शासन है, इनमें यह भय बैठ गया कि अब संघर्ष का माहौल शुरू हो जाएगा। मतलब आपस में बहुत सारा कंपटीशन होगा और एक दूसरे के क्षेत्रों पर कहीं अधिकार ना हो जाए,
या कोई एक समाज पिछड़ा हुआ न रह जाए, ऐसी प्रतिस्पर्धा हमको दिखने लगी। अब यहाँ आप संघवाद के एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ ये लोग एक व्यवस्था के तहत एक तो हो गए हैं, लेकिन जो अंतर है इनमें वह लगातार बना हुआ है। इससे वहां पर बाद में सैन्य शासन की स्थापना हो गई। 1960 में इनका संविधान बना और उसमें यह व्यवस्था की गई कि जो नाइजीरियन पुलिस है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। जो केंद्र की सरकार है और जो प्रांतीय सरकार है यह मिलकर इस पुलिस पर नियंत्रण रखेंगी। 1979 तक जो संवैधानिक प्रावधान था उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि किसी भी राज्य को जो सिविल पुलिस है उसको रखने का अधिकार नहीं है। 1999 में यहाँ लोकतंत्र की फिर से बहाली हुई, लेकिन जो धार्मिक विभेद थे, जो धार्मिक अंतर थे, वह लगातार बने रहे। नाइजीरिया में एक समस्या हम और देखते हैं, जो तेल संसाधन है, उन तेल संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा? जिसका नियंत्रण होगा उसको राजस्व ज्यादा मिलेगा और जिसको राजस्व ज्यादा मिलेगा वह क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो भारत में जो धन का बंटवारा है केंद्र व राज्य के मध्य, वह आपको इसीलिए इतना परिभाषित दिखता है, प्री डिफाइन दिखता है कि ऐसी समस्या विश्व के अन्य देशों में थी और भारत के संविधान बनाने वालों ने इतनी दूर की सोची कि भारत जैसे देश में जहां पर विभेद इतने ज्यादा हैं, यहाँ आप 3 जातियां सिर्फ देख रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में संसाधन ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ स्थिति खराब थी। भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं, संसाधनों में बहुत सारा अंतर है, लेकिन उस सब के बाद भी भारत में जो संघवाद की स्थिति है वह बनी हुई हमको दिखती है। ये एग्जाम्पल्स आपकी मदद करेंगे भारतीय संघवाद को ठीक से समझने में कि क्यों भारत की संघीय व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया है। तो 2 एग्जाम्पल से हमने एक बात समझी, संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं होती हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं फेडरलिज्म के, जैसे एक प्रांत स्तर की सरकार होगी, दूसरी केंद्र स्तर की सरकार होगी। तो प्रांतीय स्तर की और केंद्रीय स्तर की 2 स्तर की सरकारें होंगी। संघवाद में जो लोग संघ में रहेंगे वह अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ लोग कहें यूपी के, कुछ लोग कहें बिहार के, ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंततः क्या कहेंगे कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, मतलब भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत के लोग हैं। तो अपने क्षेत्र के भी लोग हैं आप और राष्ट्र के भी लोग हैं। यह संघवाद की मूल अवधारणा है। संघवाद में जो संविधान होता है वह सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर संविधान को ही रखा जाता है और जो दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की शक्तियों का यह स्रोत है। संविधान यह बताएगा कि किसके पास कौन सी शक्ति है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम नहीं कर सकता है। यह सारा कुछ संविधान में परिभाषित होगा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमें दिखेगी संघवाद में। और यह न्यायपालिका जब भी टकराव होगा केंद्र और राज्यों के मध्य, तो उस टकराव को यह रोकने का भी काम करेगी। उस संघवाद की यह 4 मूल अवधारणाएं हमको मिलती हैं। अब हम समझे जो भारतीय संविधान है उसमें संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार से दी हुई है। हमने पीछे जैसे एग्जाम्पल्स से देखा कि जब किसी समाज में बहुत सारे विभेद हो, बहुत सारे अंतर हो, जातियों को लेकर, आर्थिक स्तर पर यह अंतर हो सकता है, शैक्षणिक स्तर पर हो सकता है, तो जब भी किसी समाज में बहुत ज्यादा अंतर हो तो वहां पे संघवाद किस प्रकार से लागू होगा, यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है। वेस्ट इंडीज के एग्जाम्पल से हमने देखा कि संघवाद बना रहे इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। तो अब हम समझें कि जो भारतीय संविधान है उसमें संघवाद की अवधारणा किस प्रकार से काम करती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में यह बात साफ साफ लिखी है, यदि कभी कोई ऐसा विवाद हो जाए कि कौन सी शक्ति केंद्र के पास है और कौन सी शक्ति राज्य के पास है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी। अब इससे क्या होगा, राज्य और केंद्र आपस में नहीं लड़ेंगे, यह जाएंगे दोनों किसके पास, न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका यह तय करेगी कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार ही शक्तियों का बंटवारा हो। तो आपस में लड़ने की बजाय यह तीसरे पक्ष के पास जाएंगे न्यायपालिका, और न्यायपालिका इनके मामलों को सुलझाएगी। भारत में हम देखते हैं जो केंद्रीय सरकार है वह ज्यादा शक्तिशाली है और उसी तरह का संघवाद हमको दिखता है। भारत में संघीय व्यवस्था जो है इसमें केंद्र ज्यादा ताकतवर है और राज्यों के पास कुछ कम शक्ति हमको दिखती है। और संविधान में इस तरह के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 3 इस बात को परिभाषित करता है। यह कहता है यदि किसी राज्य में उस राज्य का
कोई क्षेत्र अलग किया जाए, 2 से 2 अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जाए, या हम ओवरऑल कहें कि यदि राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो इस बात का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हालांकि हम यह भी प्रावधान देखते हैं कि दुरुपयोग ना हो इस शक्ति का केंद्र के द्वारा। इसके लिए जो प्रभावित राज्य है, मतलब जिन राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने से, उन राज्यों के विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर मिलना चाहिए कि उनके क्या विचार हैं, उनके क्या तर्क हैं जब उनके राज्य की सीमा को परिवर्तित किया जा रहा है। आपातकालीन प्रावधान हम देखते हैं जहां पर केंद्र सरकार सबसे ज्यादा ताकतवर हमें दिखती है। जो राज्यों को अनुदान मिलते हैं, जो वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह राज्य के कामकाज को प्रभावित करे। कैसे? मान लेते हैं किसी राज्य सरकार को कोई काम करना है, उसके लिए वह विधानसभा में विधेयक लेकर जाती है। धन निकालना है, किसी तरह का आवंटन करना है धन का, या कोई भी इस तरह का प्रोविजन है जिसको लेकर वह विधानसभा में जाती है और उस पर विधेयक पास करवाती है। यह विधेयक अंतिम रूप से पास होगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह विधेयक को रोक दे। इससे हम देखते हैं कि कई बार राज्यपाल के माध्यम से राज्यों की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है या राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह भी भारतीय संघवाद में हमको दिखता है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन सेवाओं के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति होगी केंद्र सरकार के द्वारा और यह काम करेंगे राज्य सरकार में। तो राज्य सरकार में काम करेंगे, नियुक्ति है केंद्र सरकार के पास और इनसे जुड़े ज्यादातर मामले केंद्र सरकार ही देखती है। तो केंद्र सरकार के तरफ से यह काम कर सकते हैं, मतलब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो यह भी भारतीय संघवाद में हमको दिखता है। इसके साथ जो अनुच्छेद 33 है और जो अनुच्छेद 34 है, इनके प्रावधानों में भी हम देखते हैं केंद्रीय सरकार के पास ज्यादा शक्ति है। यह बात करते हैं मार्शल लॉ की या सैन्य शासन की, तो उस स्थिति में भी केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है। संविधान में भी हम देखते हैं कि यह बात साफ साफ कही गई है कि जो केंद्र की सरकार है या जो केंद्रीय कार्यपालिका है, उसके पास जो प्रदेश की कार्यपालिका है उससे ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। और इस बारे में अनुच्छेद 257(1) बहुत डिटेल से कहता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए, मतलब राज्यों की जो कार्यपालिका है उसके पास शक्ति इस प्रकार से हो जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। ऐसा कोई प्रावधान ना हो राज्य सरकार के पास जिससे अगर केंद्र सरकार कोई काम करना चाहे तो राज्य सरकार उसको रोक ले या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मतलब राज्य सरकार के पास शक्ति कम हो और राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी कार्य को ना रोक पाए। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी तरह के निर्देश दे सकता है। तो संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से हम देखते हैं कि केंद्रीय सरकार भारत में ज्यादा शक्तिशाली है। एक भूमिका और देखें जो राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, इससे भी हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वह ज्यादा ताकतवर है। 1983 में सरकारिया आयोग बनाया गया था, एक आयोग की स्थापना की गई थी और 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में राज्यपालों से संबंधित इसने सुझाव दिए थे, बहुत सारे सुझाव इसने दिए थे। उनमें हम देखते हैं कि राज्यपालों पर भी यह सुझाव देते हैं। यह कहते हैं कि जो राज्यपालों की नियुक्ति है वह अनिवार्य रूप से निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, अन्यथा यह भारत की संघीय व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। एक व्यवस्था और राज्य पुनर्गठन आयोग की व्यवस्था। 1953 में इस आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने सबसे पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। मतलब राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर हो, यह सिफारिश इसने की थी। और आंध्र प्रदेश आपको याद होगा पहला ऐसा राज्य बना था। संघीय व्यवस्था में एक चीज हम और देखें कि जो संघीय व्यवस्था होती है और जो राष्ट्रपति व्यवस्था होती है, इनके मध्य क्या अंतर है और किस तरह की बहस हमको देखने को मिलती है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था सबसे
अच्छी है। भारत में भी एक समय काल में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है और जो राष्ट्रपति व्यवस्था का प्रावधान है, मतलब राष्ट्रपति जो कार्यकारिणी है उसका मुखिया है और संसदीय व्यवस्था में जो संसद है उसके माध्यम से कार्यों को संपादित किया जाता है। तो राष्ट्रपति व्यवस्था हो या संघीय व्यवस्था हो, इस बात को लेकर भारत में विवाद चला और इस विवाद को निपटाने के लिए 1975 में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति को यह काम दिया गया कि वह चेक करे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है यह व्यवस्था ज्यादा अच्छी है या हम राष्ट्रपति व्यवस्था पर अगर शिफ्ट होना चाहें तो वह व्यवस्था ज्यादा अच्छी होगी। मतलब एक विचार रखा गया इनके सामने जिस पर इन्हें अपने एनालिसिस देने थे। समिति ने एनालिसिस किया और यह मत दिया, यह निर्णय दिया या यह सुझाव दिया जो संसदीय व्यवस्था है वही सबसे अच्छी व्यवस्था है। अगर हम संघ शब्द को देखें तो लैटिन भाषा का एक शब्द है फोइडस और उसी फोइडस से बना है संघ या उसी से बना है फेडरल और जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। तो राज्य संधि या समझौते के माध्यम से एक होकर संघ में बदलते हैं और उसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन भारत के केस में आप ध्यान रखेंगे कि यह समझौता नहीं है। यदि कोई राज्य संघ में है तो वह संघ से अलग नहीं हो सकता, मतलब किसी भी स्थिति में वह समझौता तोड़ नहीं सकता। हम देखते हैं कि किसी भी देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक एकल सरकार जिसमें जो शक्तियां हैं वह केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में समाहित होती है, मतलब केंद्रीय सरकार के पास अपनी शक्तियां होंगी और जो क्षेत्रीय सरकार है उसके पास अपनी शक्तियां होंगी। वहीं जो संघीय सरकार होती है उसमें जो शक्तियां हैं इनका बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच। तो एकल सरकार में केंद्र के पास अपनी शक्तियां होंगी और जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनके पास अपनी शक्तियां होंगी। वहीं संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि राज्यों के संघ में दो बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, भारतीय संघ राज्यों की सहमति का प्रतिफल नहीं है, मतलब सारे राज्य सहमत हुए इसलिए भारत का संघ नहीं है, बल्कि भारत में जो राज्य हैं वह बाय डिफॉल्ट भारतीय संघ में शामिल है। दूसरा, जो राज्य हैं इनको अलग होने का कहीं से कोई अधिकार नहीं है। तो भारत में जो संघ है वह राज्यों की सहमति का प्रतिफल नहीं है और राज्यों को किसी भी तरह से अलग होने का अधिकार नहीं है। कुछ टिप्पणियां भी हमको मिलती हैं भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित और यह टिप्पणियां एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। यह किसने कहा है? जैसे पॉप एप्पलवी कहते हैं यह पूरी तरह से संघीय व्यवस्था है। मोरिस जॉन्स कहते हैं यह सहमति वाला संघ है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं मजबूत केंद्र है और उसी के साथ बना हुआ यह संघ है, मतलब मजबूत केंद्र वाला यह संघ है। जो मुंबई मामला आया 1994 में, उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो संविधान है वह संघीय व्यवस्था के आधार पर ही बनाया गया है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, मतलब भारत का जो संविधान बनाया गया है वह संघीय व्यवस्था के लिए ही बनाया गया है और जो राज्य हैं इनका अपना भी संवैधानिक अस्तित्व है, मतलब राज्यों की अपनी वैलिडिटी है संवैधानिक रूप से, लेकिन भारत का संविधान संघीय व्यवस्था के लिए बनाया गया है। अब हमको देखना होगा उस टॉपिक को जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि संविधान की यह व्यवस्था संघीय व्यवस्था की तरफ है या एकात्मक विशेषता की तरफ हमको दिखती है। तो हम देखते हैं संघीय व्यवस्था के कुछ उदाहरणों को। हमको द्वैत राज पद्धति मिलती है, केंद्र स्तर पर संसद है और राज्य स्तर पर विधानसभा हमको दिखती है। दोनों के अपने अपने प्रावधान हैं, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वह प्रशासन को चलाते हैं। भारत का संविधान लिखित है और इस लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि राज्यों के पास क्या शक्ति है और केंद्र के पास क्या शक्ति है। जो शक्तियों का विभाजन है वह भी इस संविधान में हमको लिखित रूप से मिलता है। जो संविधान है भारत का यही सर्वोच्च है और किसी भी राज्य की विधानसभा या केंद्रीय स्तर पर जो संसद है वह संविधान से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है। भारत का संविधान हमको एक कठोर संविधान के रूप में भी मिलता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कोई संशोधन कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने संविधान संशोधन के प्रावधानों को देखा हो
तो आपको याद होगा 2/3 बहुमत चाहिए होता है संविधान को संशोधित करने के लिए, और दोनों सदनों में यह व्यवस्था पास होनी चाहिए। संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो भारत का संविधान है वह काफी कठोर संविधान है। भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, और यह भी एक संघीय व्यवस्था के तहत हमको दिखता है। जब भी राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य कोई विवाद हो तो उस विवाद को निपटाने का जो काम है वह न्यायपालिका ही करेगी। द्विसदनीय व्यवस्था हमको दिखती है, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का नेतृत्व करता है और लोकसभा भारत की आम जनता है उनका नेतृत्व करता है। तो दोनों तरह से हम देखते हैं कि एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन हमको मिलता है राज्यों का केंद्र में। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को, जिससे जो केंद्र सरकार है वह ज्यादा शक्तिशाली हो। तो सबसे पहले हमको मिलता है कि सशक्त केंद्र है। हमने पीछे प्रावधान देखे कि संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि राज्य सरकार के कोई भी ऐसे प्रावधान ना हो जो केंद्र सरकार के किसी काम को रोक दे। वहीं अनुच्छेद 3 का प्रावधान देखा कि राज्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन राज्यों के पास यह शक्ति नहीं है कि वह सीमाओं में हो रहे परिवर्तन को रोक सके। भारतीय राज्य में किसी राज्य की सीमा बदलने का जो काम है उसकी पूरी शक्ति हमको केंद्र सरकार के पास दिखती है। तो यह भी एकात्मक विशेषता का ही भाग है। एकल संविधान है, राज्य के लिए और केंद्र के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान है। यह भी हमको एकात्मक विशेषता दिखती है। यह आप जरूर याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। जो भारत का संविधान है वह लचीला है। एक तरफ हम देखते हैं यह कठोर संविधान भी है, दूसरी तरफ यही संविधान काफी लचीला भी हमको दिखता है। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं कि 100 से ज्यादा संशोधन भारतीय संविधान में अभी तक हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान में परिवर्तन करना इतना कठिन कार्य भी नहीं है। तो इसलिए भारतीय संविधान हमको लचीला भी दिखता है। जब आवश्यकता हो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। आपातकालीन जो उपबंध हैं या जो व्यवस्था है वह भी हमको दिखाती है कि यह एक तरफा झुका हुआ है या केंद्र इसमें ज्यादा शक्तिशाली है। एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है यह भी भारतीय संविधान में हमको मिलता है। मतलब कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक वह नहीं हो सकता है। अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे कि वहां यह प्रावधान आपको दिखेगा, हर व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होगी, एक राज्य की नागरिकता, दूसरी देश की नागरिकता। लेकिन भारत में हमको एकहरी नागरिकता दिखती है। यह भी एकात्मक विशेषता का प्रावधान है। एकीकृत न्यायपालिका हमको दिखती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वह एकीकृत न्यायपालिका है। सभी राज्यों के लिए भी एक ही सुप्रीम कोर्ट है और केंद्र के लिए भी एक ही सुप्रीम कोर्ट है। यह भी एकात्मक विशेषता का भाग है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनकी अभी हमने पीछे चर्चा की, यह भी जो एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है, कैग, और इन संस्थाओं पर इधर बीच कई सारे आरोप भी लगे हैं कि यह केंद्र को लाभ पहुंचा रही हैं अनावश्यक रूप से। तो यह भी काम करता है केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, और यह एकात्मक विशेषता का पार्ट है। जो राज्य सूची है उस पर भी हमको यह अधिकार दिखता है कि केंद्र सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है। यदि राज्य सूची के किसी विषय को बदलना है तो राज्यसभा के माध्यम से ऐसा किया जा सकना संभव है। अर्थात जो केंद्रीय संसद है या जो भारतीय संसद है उसके पास यह शक्ति है कि वह राज्य सूची के विषयों में भी परिवर्तन कर दे। राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी हमने देखा। जो एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है वह भी भारत की संघीय व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है। जो वीटो पावर का प्रावधान है राज्यपाल द्वारा, इन पर भी हम देखते हैं क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो केंद्र सरकार का एक तरह से प्रतिनिधि कई बार इनको कहा जाता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। इस चार्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि यह संघीय विशेषता का पार्ट है या यह एकात्मक विशेषता का पार्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वह किस प्रकार की है। कई देशों के हमने एग्जाम्पल भी देखे, जिससे हमने यह समझा कि भारत में जो संघीय व्यवस्था का यह प्रावधान है वह प्रावधान क्यों है, क्यों भारत में संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हमको दिखती हैं जिससे केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है और राज्य सरकार के पास शक्तियां कम होती हैं, और ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं वह एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को
आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।